अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीजन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट लेक्चर को। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था एंटीजन को और अमीनोजन को। फिर देखा था ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था जो किसी भी एंटीजन को अमीनोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी अमीनोजन को स्ट्रॉन्ग और वीक अमीनोजन बनाते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन को। एंटीजन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है on the basis of origin, on the basis of their immunogenicity, and on the basis of their ability to stimulate antibodies production. Origin की बेस पर टू टाइप्स के एंटीजन होती हैं, एक्सोजीनियस एंटीजन एंड द सेकेंड वन इज एंडोजीनियस एंटीजन। इम्यूनोजेनिसिटी की बेस पर एंटीजन थ्री टाइप्स की होती हैं, अमीनोजन, सेकेंड वन इज हेप्टेन एंड द थर्ड वन इज सुपर एंटीजन। बी सेल एक्टिवेशन और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की बेस पर दो तरह की एंटीजन होती हैं। एक वो एंटीजन्स जो कि टी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि टी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है थाइमस डिपेंडेंट और टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन्स। सेकेंड टाइप वो होती है जो कि थाइमस इंडिपेंडेंट होती हैं, वो टी सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है थाइमस इंडिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेसिस पर जो एंटीजन की टाइप्स होती है वो टू होती हैं। एक होती है एक्सोजीनियस एंटीजन एंड द सेकेंड वन इज एंडोजीनियस एंटीजन। एक्सो एक्सो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ रही है। जब कोई भी एंटीजन वो बॉडी के अंदर एंटर होती है फ्रॉम द आउटसाइड, कोई भी वे हो सकता है, चाहे वो इनहेलेशन के थ्रू हो, इंजेक्शन और इंजेक्शन के थ्रू हो, तो वो किस में आती है, एक्सोजीनियस एंटीजन में आती हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, वायरसेस। इनके अलावा पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, एग वाइट, और वो प्रोटीन जो कि किसी भी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू या ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा ट्रांसफ्यूज ब्लड सेल्स के ऊपर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है वो सब की सब किस में आती हैं, एक्सोजीनस एंटीजन्स के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट टाइप आती है एंडोजीनियस एंटीजन। एंडोजीनियस वो ऐसी एंटीजन जो कि हमारी अपने ही बॉडी सेल्स के अंदर जनरेट हो रही होती है, विद इन द सेल जनरेट होती हैं। अब उस कोई भी वे हो सकता है, नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान भी ये एंटीजन्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि कोई भी नॉन फंक्शनल या फॉल्टी प्रोटीन है, उसके अलावा कोई भी सेल है उसके अंदर किसी भी टाइप का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेल एंटीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, एपोप्टोटिक सेल्स, वो सेल्स जो कि जिनकी एपोप्टोसिस हो चुकी है और वो किसी तरह कोई भी ऐसा फैक्टर हो गया है जिसकी वजह से वो एंटीजन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रही हैं, तो वो किस में आ जाएंगी, एंटीजन्स में या अम्यूनोजेंस में आ जाएंगी, इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर और कैंसर सेल्स। Next point is types of antigens on the basis of immunogenicity. अमीनोजेनिसिटी की बेस पर एंटीजन्स की थ्री टाइप्स होती हैं। एक होती है अमीनोजन, हेप्टेन्स एंड सुपर एंटीजन। अमीनोजन को लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे हेप्टेन्स को और सुपर एंटीजन को। पहले बात करते हैं हेप्टेन्स की। हेप्टेन्स क्या होते हैं? हेप्टेन हमारे पास वो स्मॉल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, ड्यू टू देयर लो मॉलिकुलर वेट। उनका मॉलिकुलर वेट ही इतना स्मॉल होता है, लेस देन 10 किलो डाल्टन। हमने बात की थी एक स्ट्रॉन्ग अम्यूनोजन वही होता है जिसका जो वेट है वो राउंड अबाउट 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो और 60 किलो डाल्टन के 600 किलो डाल्टन के दरमियान दरमियान में हो, लेकिन ये 10 किलो डाल्टन से भी छोटे होते हैं। इस वजह से ये एलिसिट नहीं कर पाते इम्यून रिस्पॉन्स को। हेप्टेन सिर्फ और सिर्फ तभी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाएंगे या इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकेंगे जब ये किसी लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ, कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट हों। वो कॉन्जुगेशन, वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो प्रोटीन ही होती हैं, लार्ज भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, यानी कि उनका इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और इतनी उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए कि वो अम्यूनोजन बन सके, और तभी ये क्या कर सकते हैं, अम्यूनोजन में कन्वर्ट होकर उस मॉलिक्यूल के साथ, जब इनकी कंजुगेशन उस मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगी तो कंजुगेशन की फॉर्म में तभी ये क्या कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और किस तरह से
इम्यून सिस्टम जो है वो इसके अगेंस्ट वर्क करता है। लेट्स सपोज हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि जो हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट है इसको किसी भी एनिमल के अंदर, लाइक इसको किसी माइस के अंदर हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये वहाँ पर क्या करता है, ये उस माइस के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और वहाँ पर 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। एक जो हेप्टेन के को टारगेट करेंगे, यानी कि हेप्टेन के साथ जाके बाइंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेप्टेन के साथ जाके बाइंड करेंगे। सेकेंड टाइप वो होगी, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी जो कि कैरियर मॉलिक्यूल को, जो कैरियर मॉलिक्यूल हमने प्रोटीन का मॉलिक्यूल यूज़ किया हुआ था, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी, यानी कि उसके साथ जाके बाइंड करेंगे। और थर्ड टाइप वो होगी जो कि कॉन्जुगेट, हेप्टेन और कैरियर का जो कॉन्जुगेट बना था वो उसके साथ जाके बाइंड करेंगी, वो उसके साथ वर्क करेंगी। तो ये इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वर्किंग करता है। तो हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स को एक्टिवेट और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करेगा, बल्कि वो टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। ये प्रूफ करता है कि हेप्टेन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेन बन सकता है या इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा सकता है जब वो किसी कॉम्प्लेक्स और लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? प्रोटीन। जब हेप्टेन किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तभी वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकता है। सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन्स की वो टाइप है जो कि डायरेक्टली जाके टी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं विदाउट देयर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल। इन एंटीजन्स की किसी टाइप की भी ना तो कोई प्रोसेसिंग होती है, ना ही इन्हें प्रेजेंट किया जाता है एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर। टी सेल्स की अगर बात की जाए तो टी सेल्स का एक रूल है अपना। टी सेल बहुत प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं और इन्हें काम करने के लिए भी फुल प्रोटोकॉल चाहिए होता है, क्योंकि टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कभी भी फ्री एंटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक कि उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग ना हो, उनको प्रॉपरली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट ना किया जाए। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा वीआईपी सेल्स हैं। ये कभी भी ऐसे बोल लें, ये कभी भी छोटे मोटे अरे गरे जो सराउंडिंग में एंटीजन घूम फिर रहे होते हैं ये कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, ये उनकी तरफ देखते तक नहीं है जब तक कि फुल वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ इन्हें प्रेजेंट करके एमएससी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट करके इन्हें पेश ना किया जाए, ये फिर ही देखते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई मैंने एक्टिवेट होना भी है या नहीं भी होना। और ये हर तरह के एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्टिवेट भी नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ उन एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्टिवेट होंगे जिनकी नेचर जो होगी वो प्रोटीनिशियस होगी, जो प्रोटीन से बने होंगे या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। उसी सूरत में ये एक्टिवेट होते हैं। अब जब सुपर एंटीजन का केस देखा जाए तो सुपर एंटीजन इतने पावरफुल होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जाके टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इनकी किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, ना ही इनको प्रेजेंट किया जाता है एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर, बल्कि क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे टी सेल्स के ऊपर, टी सेल रिसेप्टर्स के ऊपर जाके उनको एक्टिवेट कर देंगे। इसी वजह से इन्हें सुपर एंटीजन, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इस टाइप के एंटीजन्स के लिए, कि इतने पावरफुल हैं, इतने सुपर हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत ज़्यादा वीआईपी सेल्स, जो सुपर सेल्स हैं, जो कि देखते भी नहीं है इधर उधर के एंटीजेंस को, फुल प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं, ये उनके साथ जाके काम करते हैं और डायरेक्टली उनको जाके एक्टिवेट कर देते, इतनी इनकी पावर होती है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है पैथोजन का अगेंस्ट होस्ट इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मिसगाइड करते हैं, इसी वजह से इन्हें सुपर एंटीजन कहा जाता है। सुपर एंटीजेंस एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया और वायरसेस रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ये एक तरह के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कीजिए सुपर एंटीजन की, तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं एज वेल एज प्रोटीएज रेजिस्टेंट होते हैं। प्रोटीएज इंजाइम्स जो हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते, प्रोटीएज इंजाइम्स इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अनप्रोसेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है, ना तो इनकी प्रोसेसिंग होती है ना ही इनकी प्रेजेंटेशन होती है एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी टाइप्स के टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट एंटीजन्स के लिए। ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह के टी सेल जो हैं वो हर टाइप के एंटीजन को डील कर रहे होते हैं। बट सुपर एंटीजन के केस में क्या होता है, वो एट अ टाइम टी सेल्स के डिफरेंट टाइप्स को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन हो जाती है टी सेल्स की। राउंड अबाउट 20% बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो एक ही वक्त में एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखें,
मतलब नॉर्मल एंटीजन के केस में देखें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.01% एक्टिवेशन होती है टी सेल्स की, वो भी स्पेसिफिक टी सेल्स की एक्टिवेशन होती है। जिस टाइप का एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट वैसा ही टी सेल एक्टिवेट होगा। लेकिन सुपर एंटीजन के केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के जो टी सेल्स है वो एट अ टाइम ही एक्टिवेट हो रहे होते हैं। नॉर्मली जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। टी सेल्स का प्राइमरी फंक्शन साइटोकाइंस को रिलीज करना होता है। बट हेयर इन द केस ऑफ सुपर एंटीजन मैसिव प्रोडक्शन होती है साइटोकाइंस की। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, स्पेशली इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है। और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में दूसरे इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस और दूसरे फैगोसाइटिक सेल्स को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। जब साइटोकाइंस की इतनी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होगी, ह्यूज अमाउंट में सिक्रेशन होगी, तो एक साथ ही बॉडी के बहुत ज़्यादा टिश्यू और ऑर्गन्स की एक साथ ही एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। इससे बॉडी में एक शॉक कंडीशन जनरेट होती है जिसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक डिजीज़ होती है। और अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। सो सुपर एंटीजन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो डायरेक्टली जाके टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। टी सेल्स के साथ साथ वो क्या, टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल्स के साथ साथ 20% जो बॉडी के अंदर टी सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टी सेल्स हैं, उन्हें एट अ टाइम ही एक्टिवेट कर देते हैं। अब टी सेल्स साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस के रिलीज होने के साथ साथ जो दूसरे इम्यून सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके साथ जो बॉडी के बहुत से टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी एक साथ ही सप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर एंटीजन। देखते हैं कि ये सुपर एंटीजन की कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और कौन कौन से पैथोजन हैं जो कि सुपर एंटीजन को सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन होती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको TSST भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये सुपर एंटीजन को रिलीज करता है जिसकी वजह से TSST कंडीशन जनरेट हो जाती है बॉडी के अंदर। उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जो कि स्टेप्टोकोकस, वो एम प्रोटीन को सिक्रेट करता है। वो एम प्रोटीन क्या करती है, होस्ट बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ जाके बाइंड करती है और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है। वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एज अ वर्क करता है सुपर एंटीजन। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस, MMTV वायरस, और कावासाकी सिंड्रोम भी सुपर एंटीजन की वजह से ही होते हैं, सुपर एंटीजन की ही एग्जांपल है। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से वायरल कंपोनेंट है जो एज अ सुपर एंटीजन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। बी सेल एक्टिवेशन और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की बेस पर दो तरह की एंटीजन होती है। एक वो एंटीजन्स जो कि टी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि टी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है थाइमस डिपेंडेंट और टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन्स। सेकेंड टाइप वो होती है जो कि थाइमस इंडिपेंडेंट होती हैं, वो टी सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है थाइमस इंडिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। वो एंटीबॉडीज जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली क्या करें, स्टिमुलेट करें किसकी, बी सेल एक्टिवेशन को और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को। यानी कि इन एंटीजेंस के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती वो डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट कर सकते हैं बी सेल्स की एक्टिवेशन और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को। सो इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें हेल्प चाहिए होती है। वो हेल्प कहाँ से लेते हैं, टी सेल्स से। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है थाइमस डिपेंडेंट। ये टी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं बी सेल्स की एक्टिवेशन और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। जबकि सेकेंड टाइप में क्या होता है, कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें टी सेल्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे होते, उन्हें टी सेल्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। डायरेक्टली जाके वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये होता है थाइमस इंडिपेंडेंट। अब थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है, अगर टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एंटीजेंस पर काम करता है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। जबकि थाइमस इंडिपेंडेंट में हर तरह के एंटीजेंस आ सकते हैं, माइक्रोबियल शुगर्स, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेक्राइड, उसके अलावा लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, सब तरह के इसके अंदर आ जाते हैं थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस के अंदर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीजन प्रोसेसिंग अकर।
थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस के अंदर डेफिनेटली एंटीजन प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन, जो कि छोटे छोटे पीस में ब्रेक करके टी सेल्स को जब पेश की जाती है फिर तभी टी सेल्स उनके ऊपर काम करता है। जबकि थाइमस इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता है कि एंटीजन प्रोसेसिंग हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, टी सेल्स प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो होगी वो जनरेट होगी। जबकि थाइमस इंडिपेंडेंट में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंस होती है, यहाँ पर क्रिएट नहीं होती इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन्स एंड थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन्स।